हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं 2026 और 27 के सिलेबस के अनुसार मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ क्लास 10th का बायो का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। जबकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज, सबसे ज़्यादा जो सवाल हैं इससे पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको पूरी अच्छे से देखिएगा। एक बेस्ट बेस्ट नोट्स है आपका, आप उसको अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा और बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? द प्रोसेस विच द मेंटेन द बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइविंग इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। जो हमारी बॉडी होती है, जो बॉडी के फंक्शन होते हैं, वो कैसे पूरी जीवन सर्वाइव करते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं सर्वाइव करने के लिए। एक बॉडी को सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वही कहलाती है लाइफ प्रोसेस। ऑल द प्रोसेस विच द टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव, परफॉर्म द टास्क, मेंटेन द बॉडी इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। जितनी अपनी बॉडी को जो मेंटेन करने के लिए जो जो चीज़ें आवश्यकता पड़ती है ना, वो सारी चीज़ों का यूज़ करती है एक लिविंग थिंग, जिसकी वजह से वो जिंदा रहता है। तो मेन चीज़ क्या है? एक लाइफ प्रोसेस करने के लिए, एक जैविक प्रक्रिया करने के लिए आपके जीवन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक लिविंग थिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो उसमें से 4 चीज़ें जो हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, जिसका नाम है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ प्रोसेस में, लेकिन मेनली जो है 4 चीज़ें आपके क्लास 10th के बुक में दिया है। तो पहला है न्यूट्रिशंस। एक ह्यूमन बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है, वो होता है न्यूट्रिशंस का। दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसको बोलते हैं रिस्पिरेशन। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशंस। और चौथा सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रिएशन। इन 4 चीज़ों से ही जो एक लाइफ प्रोसेस की प्रक्रिया है, वो अच्छे से हो पाती है। ठीक है? तो चलिए एक-एक करके सबके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इन्हीं चारों के बारे में आपके पूरे इस लेसन में हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो देखिए, न्यूट्रिशंस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ पैकिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड इज कॉल्ड द न्यूट्रिशंस। जो हम खाने से प्राप्त करते हैं ना, खास तौर से उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सिंपल सी बात है। खाने से क्या क्या प्राप्त होती है भाई? तो पहला चीज होता है जी, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा फैट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमें सारी चीज़ें जो हैं खाने से प्राप्त होती हैं। उसी को तो हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। सिंपल सी बात है। मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है कि कौन-कौन से तरीके हैं हमें सब कुछ जो भी चीज़ें खाते हैं वो प्राप्त करने के। तो 2 तरीके होते हैं ना, जिसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं, ठीक है? अपने जो भी बॉडी के लिए आवश्यकता होती है वो हम प्राप्त करते हैं 2 चीज़ों से। तो पहली चीज़ होती है ऑटोट्रॉफिक्स, यानी कि ऑटोट्रॉफिक्स क्या होता है, क्या आपको पता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉफिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर द फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल वाटर, CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो खुद से खाना बनाते हैं। और खुद से खाना कौन बनाते हैं? तो वो बनाते हैं प्लांट्स। तो मात्र एक प्लांट्स ही है जो ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत आता है, क्योंकि प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है? और हेटरोट्रॉफिक मतलब सिंपल सी बात है, इन दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड टू सर्वाइव। जो ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर डिपेंड है अपने जीवन जीने के लिए, खाने की प्रक्रिया, खाना वाना जो भी मिलता है वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक्स। तो सिंपल सी अगर आसान भाषा में बात करें तो हेटरोट्रॉफिक क्या होता है सर? एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए। ठीक है? और खाना नहीं मिलेगा तो लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, अमीबा हो गए, ठीक है, एनिमल हो गए, ये सारी चीज़ क्या होते हैं? वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अगर हम ऑटोट्रॉफी पे बात करते हैं तो देखते हैं कि प्लांट खाना कैसे बनाते हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या होते हैं? तो जो प्लांट होते हैं ना, वो एक प्रक्रिया करते हैं जिनको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस।
तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो ज़रा मुझे बताइए कि फोटोसिंथेसिस में क्या-क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है? एक प्लांट को क्या-क्या चीज़ें चाहिए भोजन बनाने के लिए? तो सिंपल सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल। इन सब की मौजूदगी में वो बनाता है ग्लूकोज़ और रिलीज़ करता है O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है? सिंपल सी बात है, अपना खाना बनाने के लिए उसको क्या-क्या चीज़ें चाहिए भाई? तो उसको चाहिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि वाटर और सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है? इन सब की मौजूदगी में वो अपना खाना बनाता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सी और आसान भाषा में आपको समझ में आएगी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पौधा अपना खाना बनाता है। अब ज़रा एक चीज़ देखेंगे कि इवेंट अक्रॉसिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है तो क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो एक चीज़ बोला कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, जो लाइट की एनर्जी होती है ना, वो ऑब्जर्व करके क्लोरोफिल भी बनाता है। ठीक है? कंजर्विंग ऑफ एंड स्पेल्टिंग्स, सिंपल सी बात अगर कन्वर्जन्स ऑफ लाइट एनर्जी टू द केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द H एंड O, क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को क्या करता है कि जो एनर्जी जो लाइट की एनर्जी है उसको यूज करके वो केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। ठीक है? रिड्यूसन क्या रिड्यूस करता है? सिंपल सी बात है, रिड्यूसन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बोहाइड्रेट, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बना देता है, ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में यूज कर लेता है। ठीक है? सिंपल सी बात है, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसके दौरान क्या क्या ऐसी चीज़ देखने को मिलती है हमें प्लांट के अंदर में, ये हमें पता चल गया। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब आइए जरा समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट, जो कि आप जानते हैं कि दिस आर द स्मॉल ऑर्गन्स फाउंड इन द प्लांट, इट कंटेंट क्लोरोफिल विच इज द अब्जॉर्ब द सनलाइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के दौरान जब सनलाइट को ऑब्जर्व करता है तो उससे क्लोरोप्लास्ट बनते हैं, क्लोरोफिल बनते हैं। और सिंपल सी बात क्या है कि एक पत्ती के अंदर क्या क्या चीज होती है। ठीक है? एक तो पहले उसका सेल होगा डेफिनेटली। ठीक है? उसके बाद उसमें होता है एपिडर्मिक्स। ठीक है? और उसके बाहरी जो परत होती है ना, उसको हम बोलते हैं, आपको आप जानते होंगे डेफिनेटली, क्यूटाइल्स बोलते हैं। ठीक है? और सेल वॉल जो है उसके बाहर होता है, सिंपल सी बात है। तो जरा बात समझते हैं कि एपिडर्मिक्स क्या होता है। तो एपिडर्मिक्स होता है जो कि एक वाटर प्रूफ लेयर होता है पौधे पत्तियों के अंदर में, जिसकी वजह से पानी जो होता है उसके अंदर रह जा पाता है। आपने अक्सर देखा होगा पत्तों के अंदर में पानी नहीं रह पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इस पत्ती के ऊपर क्या होता है, एपिडर्मिस नाम की एक परत होती है जो कि वाटर प्रूफ लेयर होती है, जो कि पत्तियों को एक्स्ट्रा पानी अंदर जाने से बचाती है और पानी निकलने से भी बचाती है और बाहरी सुरक्षा भी करती है। ठीक है? और सेल सेल तो जानते ही हैं कि हर एक पौधे के अंदर में सेल होता है। ठीक है? तो वैसे ही पत्तों के अंदर भी एक सेल होता है। अब देख लो ऊपर वहाँ ऊपर मैंने कोने में वहाँ पर दिया है कि सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन डेफिनेटली। ठीक है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। आइए अपने देखा कि ऑल जितने भी ऑटोट्रॉफिक के न्यूट्रिशंस के प्रोसेस होते हैं, आपने उन सब के बारे में समझ लिया। तो चलिए अब बात करते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो देखिए, हेटरोट्रॉफिक का मतलब होता है दूसरों पे डिपेंड होना। तो 3 प्रकार से जो जंतु हैं दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। पहला है सेफ्रोफोटिक न्यूट्रिशंस, दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशंस और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशंस। ये 3 प्रक्रिया होती है, 3 प्रकार के जो जंतु होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, जो कि हेटरोट्रॉफी के अंतर्गत में आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सैप्रोफोटिक न्यूट्रिशंस क्या होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेयरिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मेटल। ऐसे ऐसे जंतु जो कि सड़े गले या मरे हुए चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, उनको बोलते हैं सैप्रोफोटिक न्यूट्रिशन। जैसे बैक्टीरिया, फंगी, ये सारे सैप्रोफोटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है? समझ गए बात को? जो सड़े गले मरे चीज़ों पर डिपेंड होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड तो होता है, बिना उसको मारे वो डिपेंड रहता है, वो अपना काम भी निकाल लेता है और सामने वाले बंदे को कुछ होता भी नहीं है। जैसे कि आप देखते हो कि
आपके घर में जो मच्छर होते हैं, मच्छर आपको काट के चले जाते हैं, वो भी ज़िंदा रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन भी पूरा कर लेते हैं और आप भी ज़िंदा रहते हैं। ठीक है? ओके, बात समझ में आ रही है? तो बहुत सारे ऐसे जीव-जंतु हैं जो कि किस पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं बिना उसको नुकसान पहुँचाए। जैसे आपके सर में जो जूं है, जूं, वो भी एक इसमें आ जाएगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि ऐसे जीव-जंतु जो दूसरों पर डिपेंड तो हैं, उससे अपना भोजन बना रहे हैं, लेकिन उसको भी मार नहीं रहे हैं। ठीक है? ओके। अब बात करेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स द इंजेशंस, डाइजेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑर्गेनिज्म मटेरियल। ऐसे जीव जंतु जो जो खाना को खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और और एक्सक्रिएस करते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है? ये सारी जो प्रक्रिया होती है, खाना खाना, पचाना, निकालना, ये सारे जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। इसमें से दो ऐसे चीज़ है जो ये काम करते हैं। कौन कौन से भाई? एग्जाम्पल में मान लीजिए एनिमल एंड ह्यूमन, ये दोनों जो जीव जंतु हैं किस में आते हैं? ये आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ठीक है? चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अब जरा देखेंगे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन क्या होता है। एक ह्यूमन बॉडी कैसे खाने को खाती है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है खाना खाने के दौरान, वो कैसे पचता है, शुरू से लेकर अंत तक हम सारी प्रक्रिया को ध्यान से देखेंगे। फिगर भी मैं आपके लिए रख दिया हूँ, आप फिगर से भी समझ सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे माउथ के बारे में। माउथ में हम इंटेक करते हैं, खाने को लेते हैं, फिर टीथ के द्वारा उसको हम ब्रेक करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, फिर टंग के द्वारा हम रोलिंग करते हैं यानी कि मिक्सिंग करते हैं उसको। ठीक है? फिर उसके बाद हमारे मुंह में से एक निकलती है स्लेवरी, प्रोड्यूस सलाइवा। स्लेवरी जो ग्लैंड होती है वो प्रोड्यूस करती है क्या? सलाइवा यानी कि लार। सलाइवा कंटेंट एंजाइम, स्लेवरी एंजाइम। और सलाइवा जो होती है वो एक कंटेंट करती है, मतलब एक प्रोड्यूस करती है स्लेवरी एंजाइम दैट ब्रेक डाउन इन द स्टार्च फूड इनटू द सिंपल शुगर। और फूड को क्या करती है? वो ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है और सिंपल शुगर में बना देती है, जिससे आसानी से जो है हमारे पेट में वो खाना जा पाता है। तो स्टार्च प्लस स्लेवरी एंजाइम एंड देन द शुगर फॉर ग्लूकोज। तो स्टार्च क्या करती है? खाने को क्या करती है? वो स्लेवरी एंजाइम में बदल देती है और बदलने के बाद वो ग्लूकोज में, शुगर में चली जाती है ओसोफोगस में। अब ये ओसोफोगस क्या होता है, इसको समझते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, ओसोफोगस इनटेकिंग द फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक बाय पैरासिटिक मूवमेंट्स। सिंपल सी बात है, ओसोफोगस क्या होता है? एक लंबी सी नली होती है जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसमें खाना लेकर, वो खाने को मुंह से लेकर पेट के अंदर में लेके जाता है। ठीक है? आप जैसे फिगर में देख रहे हो। अब स्टमक का काम क्या होता है? स्टमक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आइए देखते हैं। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन्स इट द एक्सपेंड व्हेन फूड एंटरिंग इट। स्टमक क्या होता है? एक लार्ज ऑर्गन होता है जिसमें खाना उसमें जाता है। ठीक है? फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? देखिए, इट इज द रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कंटेंट द एससीसी, पेप्सिन एंड मुकस। गैस्ट्रिक क्या करती है? एक ऐसी पेट के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि रिलीज करती है गैस्ट्रिक जूस। और वो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीज़ होती है? उसमें 3 चीज़ होती है जो हमारे खाना पचाने में काम करती है। एक है एससीआई, एक है पेप्सिन और एक है मुकस। आइए समझते हैं तीनों के बारे में कि एससीआई और पेप्सिन और मुकस क्या होता है। सबसे पहली बात, एससीआई मेकिंग द मीडियम एसिडिक, किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया फॉर द फूड। जो आप खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बैक्टीरिया होती हैं, खराब चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। तो उसको एससीआई जो होती है उसको सारे बैक्टीरिया को खत्म करती है। ठीक है? दूसरा, पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द अमीनो एसिड। जो आपका प्रोटीन होता है ना, उसको चेंज कर देती है वो अमीनो एसिड में। मुकस का काम क्या होता है? प्रोडक्ट इनर लीनिंग द स्टमक। क्या करता है वो प्रोटेक्ट करता है आपके जो स्टमक के जो लीनिंग स्टमक, जो मतलब अंदर के जो स्टमक के जो भाग होते हैं ना, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है? चलिए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हमारी पेट के पास ही होती है, और वहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो क्या होती है?
इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। जो कंप्लीट डाइजेशन का काम कौन करता है, वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखिए जरा बात करते हैं लीवर क्या होता है। इट इज प्रोड्यूस द बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जो लीवर होता है वो प्रोड्यूस करता है बाइल जूस और बाइल साल्ट। ठीक है, अब बाइल जूस क्या होता है, मेक द फूड ऑफ अल्कलाइन। फूड क्या करता है, वो अल्कलाइन में बदल देता है। बाइल साल्ट क्या होता है, ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लूबस। क्या करता है कि एक ब्रेक डाउन करता है, तोड़ देता है फैट को, ग्लूबस में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है वो। ठीक है, गाल ब्लेडर क्या होते हैं, इट इज स्टोर द बाइल जूस एंड साल्ट। ये स्टोर करता है बाइल जूस और साल्ट को, कौन, गाल ब्लेडर। ठीक है, अब बात करेंगे पेंक्रियाज क्या होता है। इट इज प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या करता है, प्रोड्यूस होता है वो, पेंक्रियाज करता है प्रोड्यूस एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसको कहते हैं ट्रिप्सिन लिप्सिन कहते हैं। अब देखिए ट्रिप्सिन और लिप्सिन क्या होता है। देखिए पहले तो बात ये समझ लीजिए कि पेंक्रियाज के होता क्या है। पेंक्रियाज होता है जो कि एक डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है अपने अंदर से, यानी खाना पचाने की एक चीज़ें अपने अंदर से प्रोड्यूस करता है। और पेंक्रियाज के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ट्रिप्सिन और एक आता है लिप्सिन। आइए समझते हैं कि ट्रिप्सिन क्या होता है। ब्रेक डाउन प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का काम कौन करता है, वो करता है ट्रिप्सिन। और लिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन इम्यूनिफिकेशन फैट। फैट को क्या करता है, वो तोड़ देता है छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, फैट यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में उसको बदल देता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अब देखिए, अब देखेंगे स्टार्च जो होता है वो बदल जाता है शुगर में यानी ग्लूकोज में। फैट जो होता है वो बदल जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और प्रोटीन जो होता है वो बदल जाता है अमीनो एसिड में। और किस प्रक्रिया से बदलता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन किस जैसा कैसा दिखता है, वो होता कैसा है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हो फिगर में कि फिंगर जैसी छोटी 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 जो होते हैं पूरी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बनी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिस आर द इंक्रीजिंग द surface area of observation really like supplied the food to blood vessels, then the blood vessels take the food to each and every cells of the body जो होती है। डेफिनेटली आप देखोगे कैसा होता है, एक इसका जो बिल्कुल पूरी पेट में बहुत बड़ी सी ऐसी आप देख सकते हो यहाँ पर फिगर में गोल 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 पूरी घूमी होती हैं। ठीक है, और एवरी सेल से क्या होती है ये जो फूड होते हैं, फूड टू द एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के सभी जगहों पे फूड को पहुंचाना। ठीक है, जो अब देखो इसमें एक वर्ड आया था लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम तो ये तो बस जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारे खाने का जो पाचन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन बाई द वे लार्ज इंटेस्टाइन का फिर काम क्या होता है, तो आइए समझते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। द अनऑब्जर्वेशन फूड सेंड टू द लॉन्ग इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को नहीं पचा पाती है वो भेज देती है किस पर, वो भेज देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। वेयर इट इज़ द वाल ऑब्जर्वेशन मोर वाटर फ्रॉम द मटेरियल। बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा में उसमें उसको वो बचाने का काम करता है। एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी विद अंश। और वहाँ पर पूरी तरह से पचाने के बाद जो गंदे पदार्थ होते हैं, जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, उसको भेज देता है वो अंश में, और अंश से निकल जाता है सीधे हमारे बाहर। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ गई कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या अंतर है, दोनों का काम क्या समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने समझा कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, कैसे न्यूट्रिशंस प्लांट करते हैं, कैसे न्यूट्रिशंस ह्यूमन करते हैं। इसके बारे में हम लोगों कंप्लीट जो है बातें समझ ली। ठीक है, अब तक हमने समझा कि जो है न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशंस कैसे ह्यूमन में होता है और रेस्पिरेशंस कैसे प्लांट में होता है। आइए दोनों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि रेस्पिरेशंस होता क्या है। द प्रोसेस इन विच द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द combining oxygen and glucose is called the respirations. It involves breathings। मतलब कह कि ये एक प्रोसेस होती है जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके द्वारा हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज की फॉर्म में। ठीक है, सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है,
वो जो है एक रिस्पिरेशंस कहलाती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, दो तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। जरा समझते हैं कि एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एरोबिक रिस्पिरेशंस। ठीक है। एनारोबिक रिस्पिरेशंस क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द absence ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की बहुत ही कम मात्रा में, मतलब बिल्कुल ना के बराबर की मौजूदगी होने के बाद भी अपना एनर्जी प्रोड्यूस करती है, उसको हम बोलेंगे एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है। ऑक्सीजन की कमी में, सिंपल सी बात है, यानी कि ऑक्सीजन ना होने की वजह से। एक तो होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसको एरोबिक बोलेंगे। और एक होता है कि ऑक्सीजन ना रहने के बाद, उसके ना रहने के बाद जो एनर्जी प्रोड्यूस करे, बिना विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसको हम एनारोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। तो आइए समझते हैं कि अगले पेज पे अपने अगले टॉपिक के बारे में। देखिए इस फिगर को ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज जो है C6H12O6 जो होता है वो एक एक एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस करता है इन द साइटोप्लाज्म। और प्राइवेट एनर्जी जो होती है, absence ऑफ ऑक्सीजन में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी की यूज़ होती है। ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कमी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड और प्लस एनर्जी की यूज़ होती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सिंपल सी बात है, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और एनर्जी चाहिए। ठीक है। ओके। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, आपके बुक में जरूर दिया है। ठीक है। ये आपको बताता है कि कैसे ग्लूकोज की प्रोड्यूसर्स होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की कमी में और ऑक्सीजन के ना होने के बाद भी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है C6H12O6 इन द साइटोप्लाज्म इन प्राइवेट ऑफ एनर्जी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या चीज़ चाहिए भाई, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है। एनर्जी चाहिए, जो कि इन सब का यूज़ करके माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्स के अंदर जो है एनर्जी की प्रोड्यूस हो पाती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एनर्जी दे पाता है सेल्स को। ठीक है। इसका अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि एक चीज़ यहाँ पर और दिया एक टॉपिक, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पिरेशन इज यूज टू द सिंथेटिक्स मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द एटीपी। एटीपी क्या होती है जरा समझिएगा। एटीपी का मतलब होता है एडोनस ट्रिफोस्फेरेट, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। जब आप कभी भी मान लीजिए कि आपकी बॉडी व्रत, मान लीजिए आपने कोई व्रत किया, फास्टिंग किया है और आप खाना को कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो, तो एटीपी में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे कि आपकी एनर्जी जो होती है वो स्टोर होकर रहती है। जब आपकी बॉडी को बाहर से एनर्जी नहीं मिलती है, तो जो ये एटीपी होती है ना, वही तो एनर्जी देती है, तभी आप जिंदा रहते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि नसल कैविटी, यानी कि नाक से हम लिख सकते हैं, मुंह से लिख सकते हैं। ठीक है। नसल कैविटी और फेरन फेरेनेक्स लैरिक्स पे जाता है, फिर इसका चेस्ट पे जाता है, फिर ब्रोंची यानी कि जो आपके हार्ट्स के अंदर होता है उसके अंदर जाता है। ठीक है। और लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है। ऑल्वलाई के अंदर जाता है। और ऑल्वलाई के अंदर जाने के बावजूद तभी जो होता है ब्लड जो होता है पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के सहारे जा पाता है। ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हम डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीजन रिच एयर इनटेक इनटू द बॉडी थ्रू द नोज, नोज के सहारे हमारे ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर जाती है। द एयर इज द फिल्टरेड बाय द फाइन हेयर प्रेजेंट इन द नोज। नोज के अंदर जो नाक के अंदर जो बाल होती है ना, वो आपके एयर को साफ कर देती है, गंदगी को अंदर नहीं जाने देती है। ठीक है। फ्रॉम द नोज द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट टू द लंग्स। और नोज के सहारे वो कहाँ चले जाती है, सीधे आपके लंग्स के अंदर जाती है। और लंग्स क्या होती है, इन द लंग्स द एयर आप पासिस डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रिस्ट इन ऑल्वलाई। और लंग्स के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के कहाँ चली जाती है, वो चलती है ऑल्वलाइज के अंदर। ऑल्वलाइज क्या कहते हैं, इट इज़ द बैलून लाइक स्ट्रक्चर, बैलून जैसी होती है वो। ठीक है। विच इज द प्रोवाइड ऑफ सरफेस ऑफ गैस ऑफ एक्सचेंज, जिसका काम होता है गैसों का एक्सचेंज करना। ठीक है।
द वॉल ऑफ द अल्वेलाइज कनेक्टेड विद द ब्लड वेसल्स, और वही उसी अल्वेलाई जो होती है वो आपके ब्लड वेसल्स से कनेक्ट होती है, जिसमें से अल्वेलाई जो होती है वहाँ से ब्लड फिल्टर होने के बाद हार्ट के अंदर होती है, ब्लड फिल्टर होने के बाद वहाँ से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी के अंदर जा पाती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। थोड़ा सा और हम जानते हैं कि अल्वेलाइज की प्रोसेस क्या होती है। देन द ऑक्सीजन द डिजॉल्व इन द होमोग्लोबिन फ्रॉम द अल्वेलाइज, इट इज द कैरिड फ्रॉम द लंग्स टू द सेल इन द ऑल द बॉडी पार्ट। मैंने आपको बताया कि अभी अल्वेलाइज क्या करती है कि ऑक्सीजन को कैरी करके, ठीक है, और जो होमोग्लोबिन होती है ना, खून होती है ना, उसको लेके पूरी बॉडी के अंदर पहुंच जाती है। ठीक है, बॉडी ड्यू बेरिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द सेल्स इन द रिलीज इनटू द अल्वेलाइज, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो भी ऑलवाइज के अंदर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बताया आपको कि डेफिनेटली जो है आपकी बॉडी के अंदर दो ही गैसें पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरे जो प्लांट एनिमल जो है रिस्पिरेशंस कैसे करते हैं। अब बारे में बात करेंगे कि प्लांट जो होते हैं वो अपनी श्वसन क्रिया रिस्पिरेशन सिस्टम कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि गैसों का एक्सचेंज डेफिनेटली है। प्लांट जो होते हैं और या एनिमल होते हैं, दोनों क्या करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो गैसों का एक्सचेंज कैसे करते हैं प्लांट? स्टोमाटा इन लिप्स, लिप्स के स्टोमाटा, लिप्स जो में होता है स्टोमाटा, और स्टोमाटा के सहारे गैसों का एक्सचेंज करता है कौन? प्लांट। ठीक है, क्या करता है वो? देखिए, जैसे कि हमने बताया था कि स्टोमाटा में दो छिद्र होती हैं, एक से क्या करता है ऑक्सीजन देता है और एक से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, इन लेटिकल्स ऑफ स्टीम्स, और स्टीम के सहारे भी वो गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, सरफेस ऑफ रूट्स, रूट्स के सहारे भी, रूट्स के जो सरफेस होते हैं ना, उसके सहारे भी ये गैसों का एक्सचेंज करता रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन प्लांट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड यूज इट द ग्लूकोज टू द क्रिएटेड द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। जब रिस्पिरेशन करता है तो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस O2 और CO2 प्लस H2O एनर्जी रिलीज करती है, जिससे ग्लूकोज बनती है। डेफिनेटली ये फार्मूला आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपको रिस्पिरेशन के बारे में पूरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी, चाहे ह्यूमन में हो चाहे प्लांट में हो। इस तरह से जो है हमने अभी तक 2 टॉपिक खत्म कर दिए हैं। अब 2 टॉपिक बची है, इसको हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्द ही मैं आपको सेकंड पार्ट इसका लाऊँगा, जिसमें पूरी ऑल टू ऑल जितने भी 10th के लाइव प्रोसेस की टॉपिक होंगी, सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, और तब तक आप इसको पूरे नोट्स में लिखिए और उसका रिवीजन करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।